नमस्ते स्टूडेंट्स और स्वागत है आपका। आज हम लोग डेविड रूबरी की एक बहुत ही पावरफुल पोएम को डिकोड करने जा रहे हैं। पोएम का नाम है अ नीग्रो लेबरर इन लिवरपूल। ये कविता आप जानते हैं सिर्फ कुछ शब्दों का कलेक्शन नहीं है। ये सपनों, पहचान और हिस्ट्री के बोझ पर एक बहुत ही तीखा सवाल उठाती है। बेसिकली ये एक आईना है जो आज भी उतना ही रेलेवेंट है जितना उस वक्त था जब ये लिखी गई। ओके, चलिए सीधे शुरू करते हैं। पोएम की शुरुआत इन्हीं शब्दों से होती है, अ डार्क शैडो अमिट्स डार्क शैडोज, यानी एक अंधेरी परछाई अंधेरी परछाइयों के बीच। सोचने वाली बात है ना, ये डार्क शैडो आखिर है कौन? ये लाइन आप देखेंगे शुरू से ही हमें उस इंसान की आइडेंटिटी क्राइसिस, उसकी गुमनामी और उसके अकेलेपन की दुनिया में खींच लेती। तो इस कविता को आसानी से समझने के लिए हम अपने एनालिसिस को इन 5 सेक्शंस में ब्रेक डाउन करेंगे। हम कॉन्टेक्स्ट से शुरू करेंगे, फिर कहानी, उसके बाद थीम्स, पोएट का क्राफ्ट और आखिर में इसका मैसेज। चलिए शुरू करते हैं। सेक्शन 1, अ शैडो इन लिवरपूल। यहाँ हम इसके कॉन्टेक्स्ट को समझेंगे। देखिए, किसी भी लिटरेचर को समझने के लिए ना उसका कॉन्टेक्स्ट जानना जरूरी होता है। सो पहले देखते हैं कि ये पोएम कब, कहाँ और क्यों लिखी गई। सच कहूं तो इसका बैकग्राउंड ही इसकी आधी कहानी बता देता है। नाउ व्हाट्स रियली इंटरेस्टिंग हियर इज, देखिए, ऑथर हैं डेविड रूबादेरी, जो मालावी के एक पोस्ट इंडिपेंडेंस राइटर हैं। ठीक है, सेटिंग है लिवरपूल, इंग्लैंड। अब लिवरपूल का नाम आते ही दिमाग में क्या आता है? इसका स्लेव ट्रेड यानी दास व्यापार से एक गहरा ऐतिहासिक संबंध है। और यहीं इस पोएम की सबसे बड़ी आयरनी छिपी है। सोच के देखिए, एक अफ्रीकन मजदूर उसी जमीन पर काम कर रहा है जो कभी उसके पूर्वजों के शोषण से, उनके खून पसीने से आबाद हुई थी। तो अब सवाल उठता है कि ये पोस्ट कॉलोनियल पोएट्री है क्या चीज? आसान शब्दों में समझें तो ये वो कविता है जो कॉलोनियलिज्म यानी उपनिवेशवाद के प्रभावों पर बात करती है। मतलब जब देश आजाद हो जाते हैं तो उसके बाद क्या होता है? पहचान का संकट, निराशा, डिसइल्यूजनमेंट, इन सब चीजों को ये एड्रेस करती है। और रूबादरी की ये पोम इसका एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। ओके, लेट्स मूव ऑन। सेक्शन 2, द स्टोरी इन 3 स्टैंजाज। चलिए अब हम पोएम को स्टैंजा बाय स्टैंजा पढ़ेंगे और इसकी जो सरफेस लेवल स्टोरी है पहले उसको समझेंगे। तो पहले स्टैंजा में स्पीकर एक थके हारे, बिल्कुल टूटे हुए अफ्रीकन लेबरर को देखता है। शब्द देखिए, स्लाउचिंग, हैगर्ड, वॉर्न। ये सिर्फ फिजिकल थकान नहीं है, ये अंदर की मानसिक टूटन को बयान कर रहे हैं। और फिर से वही इमेज, अ डार्क शैडो। इसका मतलब साफ है कि वो शहर की भीड़ में अपनी पहचान, अपनी आइडेंटिटी सब खो चुका है। ही इज नॉट अ पर्सन एनीमोर, बस एक परछाई बन के रह गया है। अब दूसरे स्टैंजा में एक बहुत क्रूशियल मोमेंट आता है। स्पीकर और लेबरर की आंखें मिलती हैं। दिस इज इंपॉर्टेंट। स्पीकर उसकी आंखों में एक सनी स्माइल की उम्मीद करता है। आप जानते हैं, वो हैप्पी अफ्रीकन वाला स्टीरियोटाइप उसकी उम्मीद करता है। लेकिन उसे वहां क्या दिखता है? मुस्कान नहीं, बल्कि नो होप, सिर्फ निराशा। और ये देखिए, इससे बिल्कुल साफ हो जाता है एक्सपेक्टेशन क्या थी। एक सनी स्माइल, एक खुश इमिग्रेंट का स्टीरियोटाइप। लेकिन रियलिटी क्या है? रियलिटी है नो होप, एक काउड डार्ट ऑफ आईज, यानी डर से भरी ऐसी आंखें जो बस समझने की कोशिश कर रही हैं। यही है स्टीरियोटाइप और सच्चाई का फर्क। तीसरा स्टैंजा हमें उस लेबरर की बैक स्टोरी बताता है। हमें पता चलता है कि वो अपनी मदरलैंड से यानी अफ्रीका से न्यू होप के साथ आया था, एक नई उम्मीद, एक नई पहचान बनाने का सपना लेकर। पर हुआ क्या? वो सपना टूट गया। सेक्शन 3, अनपैकिंग द डीपर मीनिंग। तो अब हमने सरफेस स्टोरी देख लिए, अब थोड़ा नीचे जाते हैं और पोएम के जो गहरे थीम्स हैं उनको एक्सप्लोर करते हैं। क्योंकि ये पोएम सिर्फ एक लेबरर के बारे में नहीं है, बल्कि उससे कहीं कहीं ज्यादा है। तो इस पोएम में ये 4 मुख्य थीम्स हैं। पहला, डिसइल्यूजनमेंट एंड ब्रोकन ड्रीम्स, यानी टूटे हुए सपने। दूसरा, आइडेंटिटी क्राइसिस एंड एलियनेशन, पहचान का संकट। तीसरा, द मिथ ऑफ द मदर कंट्री, जो एक झूठा मिथ साबित हुआ। और चौथा, द बर्डन ऑफ हिस्ट्री, इतिहास का बोझ। सो द क्रूशियल पॉइंट इज ये लाइन्स आप कह सकते हैं इस पोएम का दिल हैं। ग्रैपल्ड टू क्लच द फायर ऑफ मैनहुड इन द लैंड ऑफ द फ्री। आयरनी देखिए, जिसे आज़ाद देश कहा जाता है, वहाँ ये व्यक्ति अपनी आज़ादी, अपने आत्मसम्मान, अपनी मैनहुड के लिए संघर्ष कर रहा है, स्ट्रगल कर रहा है। और वो भी ग्रैपल्ड टू क्लच, जैसे कोई चीज़ रेत की तरह हाथ से फिसल रही हो। यहाँ एलियनेशन का कॉन्सेप्ट सामने आता है। पोएम में इम्पैसिव क्राउड्स की बात हुई है, यानी संवेदनहीन भीड़, एक ऐसी भीड़ जिसे कोई फर्क नहीं पड़ता। इमेजिन कीजिए, ये लेबरर लोगों से घिरा हुआ है, पर फिर भी अटरली अलोन, बिल्कुल अकेला। यही है एलियनेशन।
ओके, ऑन टू सेक्शन 4, द पोएट्स पावरफुल क्राफ्ट। अब हम देखेंगे कि रुबादरी ने ऐसा पावरफुल इफेक्ट क्रिएट करने के लिए किन लिटरेरी डिवाइसेस का इस्तेमाल किया है। Now, what's really interesting about this slide is how each device adds a new layer. Metaphor जैसे a dark shadow उसकी खोई हुई पहचान बताता है। फिर है irony in the land of the free जो वेस्ट के झूठे वादे को दिखाती है। Imagery, slouching, haggard, worn ये उसके फिजिकल और इमोशनल बोझ को पेंट करती है। और आखिर में कॉन्ट्रास्ट, सनी स्माइल वर्सेस नो होप जो स्टीरियोटाइप और रियलिटी के बीच का फर्क साफ कर देता है। एक और चीज है इसका स्ट्रक्चर। ये पोएम फ्री वर्स में लिखी गई है। इसका मतलब क्या है? सिंपल। इसमें कोई फिक्स राइम या रिदम स्कीम नहीं है। इसका स्ट्रक्चर खुद लेबरर की टूटी हुई हिम्मत और उसकी जिंदगी की डिसहार्मनी को मिरर करता है। जैसे उसकी लाइफ में कोई हार्मनी नहीं, वैसे ही पोएम के स्ट्रक्चर में भी नहीं। और अब हम आखिरी सेक्शन पर आ गए हैं, द पोएम्स एंड्योरिंग मैसेज। सवाल यह है कि ये पोएम आज भी इतनी रेलेवेंट क्यों है? इसका मैसेज क्या है जो आज भी हमसे कनेक्ट करता है? So, the crucial point is the title itself. Title, The Negro Laborer से शुरू नहीं होता, A Negro Laborer से होता है। ये छोटा सा A बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इस आदमी को जनरलाइज कर देता है, उसे एक सिंबल बना देता है, हर उस इमिग्रेंट वर्कर का जिसका इंडस्ट्रियल वेस्ट में शोषण हुआ है। वो एक नहीं, वो सब हैं। तो आखिर में ये पोएम हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल पूछने पर मजबूर करती है। इतिहास की परछाई, हिस्ट्री शैडो, आज भी हमारे प्रेजेंट को, हमारे वर्तमान को कैसे प्रभावित करती है? इस पर ज़रूर सोचिए। उम्मीद है एनालिसिस आपके लिए हेल्पफुल था। ऐसे ही और डिटेल एक्सप्लेनर्स के लिए सब्सक्राइब फॉर मोर सच कंटेंट। थैंक यू।